हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर तमन्ना। आज हम लेने जा रहे हैं हमारे बायोलॉजी स्पेशल की पहली क्लास, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि हमारी बायोलॉजी का बेसिस है जो हमारा बायोमोलिक्यूल था, उसी के अंदर लास्ट टॉपिक आता था हमारा न्यूक्लिक एसिड। उसी को हम लोग फर्दर जो है वो कंटिन्यू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। तो जैसे कि इस नाम के अंदर ही हमारे पास आता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस का हमारा बेस क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ये मॉलिक्यूल्स क्या है और ये इनहेरिटेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर basis of inheritance, जहां पर जो टर्म है इस लाइन का जो मतलब है ये क्या है कि हमारे इनहेरिटेंस जो है इसका बेस क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स है। पहले सवाल आता है इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। तो यह जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं इनका बेस क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब सवाल आता है ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इन कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यह मॉलिक्यूल्स हमारे पास कहलाते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे लिविंग सेल में पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग सेल में पाए जाते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास चार टाइप के थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो जिनमें से हमारा जो इनहेरिटेंस का जो बेस है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो अब इस न्यूक्लिक एसिड को हम लोग फर्दर डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। दे आर हेट्रोपॉलीमर, दे आर हेट्रोपॉलीमर, किसके, ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दे आर हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के हेट्रोपॉलीमर होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, हमारे न्यूक्लियोटाइड के हेट्रोपॉलीमर होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। नेक्स्ट द क्वेश्चन अराइजेस इज हेट्रो क्यों, व्हाई हेट्रो। तो हमने बोला कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, हेट्रोपॉलीमर है। दैट मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, मोनोमर है। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स तो क्या होते हैं, मोनोमर, और न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, पॉलीमर। कैसे पॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज हेट्रो का मतलब क्या है यहाँ पर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। और यहाँ पर डिफरेंट क्या होंगे, हम आगे चलकर देखेंगे। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। तो अब आता है नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज ये नाइट्रोजन बेसिस क्या, नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं। नाउ द हमारे पास नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस न्यूक्लियोटाइड क्या है और नाइट्रोजन बेसिस क्या है। अब इसी को हम फर्दर आगे डिफाइन करेंगे। तो हमने सबसे पहले हमारे जो लेसन का नाम है, हमारे जो जेनेटिक्स का लेसन है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर द टर्म इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का जो बेस है ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं भाई, न्यूक्लिक एसिड्स है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर। कैसे पॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर। अब आते हैं क्वेश्चन की न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर है। कैसे पॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस,
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं एंड न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो हम इसी को आगे लेकर फर्दर डिफाइन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास होते हैं, ये या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब इस डीएनए और आरएनए के अंदर हम लोग सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नाइट्रोजन बेसिस। हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस ऐसे बेसिस होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप के होते हैं भाई, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो प्यूरिन्स होते हैं और दूसरे पिरिमिडिन्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो प्यूरिन्स होते हैं एंड दूसरे क्या होते हैं, पायरिमिडिन्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, प्यूरिन्स क्या होता है। प्यूरिन्स होते हैं हमारे पास एडिनिन एंड गुआनिन। एडिनिन एंड गुआनिन। एडिनिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से और ग्वानिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ए एंड जी। पिरिमिडिन्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं भाई, सी यू टी। साइटोसिन, क्या होते हैं, साइटोसिन। नेक्स्ट यूरेसिल, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, यूरेसिल को रिप्रेजेंट करते हैं यू से और थाइमिन को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक तो पिरिमिडिन्स एंड दूसरा दूसरे प्यूरिन्स। प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, एडिनिन एंड गुआनिन। और पायरिमिडिन्स कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। तो प्यूरिन्स हमारे पास है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एंड जी। और पिरिमिडिन्स कौन से होते हैं, सी यू टी। ये हमारे पास लर्न करने की ट्रिक होती है। एडिनिन, गुआनिन, प्यूरिन्स, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन क्या है, पिरिमिडिन्स। थाइमिन का दूसरा नाम हमारे पास होता है 5 मिथाइल यूरेसिल। किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, 5 मिथाइल यूरेसिल। थाइमिन जो है इसको हम और क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल। ये हमारे पास होते हैं 5 मिथाइल यूरेसिल। नेक्स्ट जो थिंग हम लोग इन दोनों के अंदर डिवाइड करते हैं, दूसरी चीज हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर, वो हम पढ़ेंगे इसमें क्या पाई जाती है, पेंटो शुगर। क्या होती है, पेंटोज शुगर। पेंटो शुगर का मतलब कितने कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर। तो पेंटो शुगर हमारे पास कौन कौन सी होती है, दो होती है। एक तो राइबोस और दूसरी डीऑक्सीराइबोस। एक शुगर तो होती है हमारे पास राइबोस एंड नेक्स्ट शुगर जो हमारे पास होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस। राइबोस शुगर किसमें प्रेजेंट होती है, आरएनए में। किसमें प्रेजेंट होती है भाई, प्रेजेंट इन आरएनए। एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर किसके अंदर प्रेजेंट होती है, डीएनए के अंदर। किसमें प्रेजेंट होती है भाई, प्रेजेंट इन डीएनए। Ribose sugar present in RNA and deoxyribose sugar is present in a DNA। अब राइबोस शुगर कैसी होती है, दोनों के दोनों पेंटो शुगर है, 5 कार्बन शुगर है। तो ये हमारे पास शुगर है, ये कुछ इस फॉर्म में पाई जाती है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आता है, ओ एच एच, फिर आता है एच ओ एच, नेक्स्ट आता है एच ओ एच एंड इधर क्या आता है हमारे पास, CH2OH। तो ये हमारे पास क्या बन गई, राइबोस शुगर, जिसमें टोटल कितने कार्बन है देखो, 5, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट हमारे पास है डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर भी हमारे पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन, जो होते हैं OH H, दूसरा होता है H H, नेक्स्ट होता है H OH और नेक्स्ट होता है CH2OH एंड H। इसमें भी टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन। नाउ द डिफरेंस अराइजेस एट 2 नंबर कार्बन। देखो इसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस। इसका मतलब क्या है, राइबोस में से डी का मतलब होता है हटाना। डी का मतलब क्या होता है, हटाना। व्हाट टू रिमूव, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन।
तो राइबोज में से क्या हटा दें, ऑक्सीजन, और इसको हम याद रखने के लिए कई बार ऐसे भी लिखते हैं 2 डीऑक्सीराइबोस। तो कितने नंबर कार्बन से ऊपर से ऑक्सीजन हटाएंगे, 2 नंबर कार्बन पर से ऑक्सीजन हटाएंगे। तो 2 नंबर कार्बन के ऊपर से अगर हम ऑक्सीजन हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या बचा, हाइड्रोजन बचा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, डीऑक्सीराइबोस शुगर बन गए। ठीक है, राइबोज शुगर जो किसमें प्रेजेंट होती है, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोस शुगर किसमें प्रेजेंट होती है, डीएनए में। अब इनकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो डीऑक्सीराइबोस शुगर क्या होती है, मोर स्टेबल। क्या होती है भाई, मोर स्टेबल। जबकि हमारे पास राइबोस शुगर है, ये क्या होती है, लेस स्टेबल। यह है जो राइबोस शुगर की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, लेस स्टेबल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ऐसा इसमें क्या है कि ये लेस स्टेबल है, और ऐसा इसमें क्या है कि ये मोर स्टेबल है। तो जो चेंज है वो केवल 2 नंबर कार्बन का है। 2 नंबर कार्बन पर यहाँ पर जो OH ग्रुप है, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव। क्या होता है, मोर रिएक्टिव। और अगर रिएक्टिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या है इसकी, लेस होती है। तो ये स्टेबल क्या होता है, लेस। जबकि डीऑक्सीराइबोस शुगर की अगर हम बात करें तो इसके 2 नंबर कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और ये H यहाँ पर क्या होता है, लेस रिएक्टिव। क्या होता है, लेस रिएक्टिव। अगर ये रिएक्टिव कम है तो इनकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ये क्या है, मोर स्टेबल। रिएक्टिव तो लेस है, लेकिन स्टेबिलिटी इसकी क्या है, ज्यादा। अब सवाल आता है कि ऐसा इसमें क्या है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, और ऐसा इसमें क्या है कि ये लेस रिएक्टिव है। तो वो तुम्हारा केमिस्ट्री का रूल अराइज होता है कि हम रिएक्टिविटी को देखने के लिए हम क्या देखते हैं, ईएन देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। और यहाँ पर अगर हम ईएन की बात करें ना, तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के बीच की जो ईएन है, दोनों में क्या होता है, बहुत लिटिल बट डिफरेंस होता है। आई थिंक सो हाइड्रोजन की ईएन जो है वो 2.1 होती है, और कार्बन की ईएन 2.5 होता है। तो दोनों के बीच की ईएन लगभग बराबर होती है। तो यह कार्बन ये H+ बहुत इजीली रिमूव नहीं करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की रिएक्टिविटी, दोनों के बीच की जो ईएन है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऑक्सीजन की ईएन 3.5 होती है, हाइड्रोजन की ईएन 2.1 होती है। तो दोनों के बीच की ईएन में डिफरेंस ज्यादा, तो यह ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को बहुत ही इजीली रिमूव कर देगा। यह वाला जो हाइड्रोजन है, ये इसको बहुत इजीली रिमूव कर देगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा और स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो हमने क्या डिफाइन किया भाई, न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो इनके अंदर डीएनए और आरएनए को समझने के लिए हमने सबसे पहले बोला कि ये क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट। नाइट्रोजन बेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन्स होते हैं AG, पिरिमिडिन्स होते हैं साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। प्यूरिन्स होते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन के अंदर थाइमिन को हम लोग और क्या लिखते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल। अब इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर अगर डीएनए और आरएनए में बात करें तो हमारे पास जो डीएनए है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, A, G, C एंड T। क्या नहीं होता, यू इसके अंदर नहीं होता। यू इसमें क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है। और अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, आरएनए के अंदर हमारे पास क्या होता है, A, G, C एंड यू। इसमें क्या नहीं होता, टी इसके अंदर क्या होता है भाई, एब्सेंट होता है। थाइमिन इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसमें इसके अंदर यूरेसिल एब्सेंट होता है। इसी तरीके से पेंटो शुगर के अंदर हमने बोला, पेंटो शुगर 2 टाइप की होती है, एक तो राइबो शुगर होती है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है भाई, डीऑक्सी राइबो शुगर। मैंने तुम्हें बोला इस डीऑक्सी राइबो शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डीऑक्सी राइबोस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो हमें क्या करना है, राइबोस के 2 नंबर कार्बन से क्या हटाना है, ऑक्सीजन को हटा देंगे। डी का मतलब होता है हटाना। तो हमारे पास क्या शुगर बन जाएगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल होती है और डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। जबकि हमारे पास आरएनए के अंदर, आरएनए क्या होता है, आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, राइबोस, जो क्या होती है, मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। अब अगर इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अगर हम लोग फर्दर
बात करते हैं कि अब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो अब हम एंटायर न्यूक्लिक एसिड को अगर हम पढ़ें तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं हमारे पास? न्यूक्लिक एसिड हमारे पास होता है हमारा जो नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। ये किसके साथ जुड़ते हैं भाई? पेंटोज शुगर। कौन सी वाली पेंटोज शुगर भाई? या तो राइबोस या डीऑक्सी। तो यह पेंटोज शुगर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं भाई? नाइट्रोजन बेसेस पेंटोज शुगर के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। यह न्यूक्लियोसाइड फोस्फोरिक एसिड जो है इसके फोस्फेट के साथ जुड़कर क्या बनाएंगे भाई? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। और यह न्यूक्लियोटाइड्स जो है यह आपस में जुड़ेंगे। इनका क्या होगा? पॉलीमराइजेशन अगर होता है, इन न्यूक्लियोटाइड्स का अगर पॉलीमराइजेशन होता है और ये क्या बना देते हैं? पॉलीमराइजेशन के द्वारा ये बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या बन जाएंगे भाई? न्यूक्लिक एसिड, जिनको हम लोग और क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। तो मैंने तुम्हें न्यूक्लिक एसिड को जब डिफाइन किया था तो मैंने तुम्हें बोला था ये क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीमर होते हैं। किसके? न्यूक्लियोटाइड के। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं हमारे पास? न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड मिलकर बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजन बेसिस और पेंटोज शुगर बनाती है। नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास क्या थे भाई? प्यूरिन्स एंड pyrimidines। प्यूरिन्स कौन कौन से थे भाई? ए एंड जी। और pyrimidines हमारे पास क्या थे भाई? CuT। पेंटोज शुगर कौन सी वाली होती है हमारे पास? या तो राइबोस होगी या फिर क्या होगी भाई? डीऑक्सी राइबोस। यहाँ पर ये दोनों शुगर प्रेजेंट होती है। यह दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ता है तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और इस न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बन जाता है? न्यूक्लिक एसिड बन जाता है, जिसे हम और क्या बोलते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। ओके। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बनाकर देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो हमारे पास यह जो है ये इसके अंदर नेक्स्ट ये किससे बनते हैं भाई? हमारे पास देखो, हमारे पास नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन बेस। बोला नाइट्रोजन बेस किसके साथ जुड़ेगा? 5 कार्बन शुगर, जिसको हमने क्या बोला? पेंटोज शुगर। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर है हमारे पास 5 कार्बन शुगर। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास भाई? न्यूक्लियोसाइड बनेगी। तो यह न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? इस तरीके से हमारी जो पेंटोज शुगर है, इस इस तरीके से हमारी जो पेंटोज शुगर है, ये जो हमारी पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर के एक नंबर से OH हटता है और इसकी जगह क्या जुड़ जाता है? नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। और फिर से हमारे पास इधर क्या बन जाते हैं? H OH और यहाँ पर CH2OH। और ये हमारे पास क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। तो ये हमारे पास बन गया न्यूक्लियोसाइड। और यह जो न्यूक्लियोसाइड है हमारा, यह न्यूक्लियोसाइड किसके साथ जुड़ता है भाई? यह न्यूक्लियोसाइड अब हमारे पास जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड के साथ। इसके साथ जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड के साथ। और फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब ये जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड के किसके साथ में? फॉस्फोरिक एसिड के फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। अब सवाल आता है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? तो अब हमारे पास हम बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास क्या होता है? ये जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, ये हमारी पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर के ऊपर एक नंबर कार्बन पर अगर हम नाइट्रोजन बेस जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। और इसके इसी के 5 नंबर कार्बन से हम क्या करते हैं? OH हटाते हैं और क्या जोड़ देते हैं? फॉस्फेट जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो हमारे पास क्या बन गया? वो न्यूक्लियोटाइड बनकर तैयार हो गया। अब सवाल आता है ये सब कैसे बाइंड हुए?
तो नाइट्रोजन बेसिस तो हमने बोला था कि इसके अंदर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो प्यूरिन होते हैं और एक पायरिमिडिन होता है। प्यूरिन्स जो होती है ये इसके अंदर 9 मेंबर्ड रिंग होती है, मतलब टोटल कितनी रिंग्स होती है, 2 रिंग होती है। जबकि पिरिमिडिन्स के अंदर हमारे पास एक ही रिंग होती है। पिरामिड्स के अंदर हमारे पास एक ही रिंग होती है। यूरिन के अंदर 2 रिंग होती है, तो कितना नंबर नाइट्रोजन जो है वो जुड़ता है, 9 नंबर नाइट्रोजन जुड़ता है। जबकि हमारे पास पिरिमिडिन के अंदर 1 नंबर नाइट्रोजन जुड़ता है। अब सवाल आता है कैसे, या कौन सी बॉन्ड के द्वारा। तो यह नाइट्रोजन बेस जो है ये इस 1 नंबर कार्बन के ऊपर किसके द्वारा जुड़ता है, ये यहाँ पर एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। और इस बॉन्ड को बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सबसे पहले सवाल आता है बीटा क्यों, क्योंकि हमारी शुगर क्या है, बीटा है। ग्लाइकोसिडिक का मतलब होता है इसमें हमारे पास बॉन्ड है वो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में है। और एन क्यू, क्योंकि पिरिमिड्स और पिरिमिडिन्स का क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन जुड़ता है। तो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का मतलब यहाँ पर हम क्या समझे कि शुगर बिटवीन, सॉरी, बॉन्ड बिटवीन, ये क्या है, बॉन्ड बिटवीन किस किस के, नाइट्रोजन बेस, बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। ये हमारे पास कौन सी बॉन्ड होती है, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब न्यूक्लियोसाइड के बाद हमारे पास साइड फॉस्फेट के साथ जुड़ता है, कौन सी बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है भाई, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। इसके द्वारा फोस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड के द्वारा क्या हुआ, फॉस्फेट किसके साथ जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ता है। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट, बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड शुगर। फॉस्फेट एंड शुगर क्या कहलाती है हमारे पास, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन होगा और क्या बन जाएगा भाई, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है, ये हमारे पास होता है भाई, देखो, ये हम लोग बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये हमारे पास है हमारी पेंटो शुगर। इस पेंटो शुगर के 1 नंबर कार्बन पर क्या है, नाइट्रोजन बेस। और इसके 5 नंबर कार्बन पर, इसके 5 नंबर कार्बन के ऊपर क्या है, फोस्फेट, जो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, फोस्फो एस्टर बॉन्ड के द्वारा। जो किसके द्वारा जुड़ा हुआ है भाई, फोस्फो एस्टर बॉन्ड के द्वारा। अब यह नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट जुड़कर क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। अब हम बनाते हैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा है दूसरा न्यूक्लियोटाइड। इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, इसके 1 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ेगा, N2 बेस। एंड इसके भी 5 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ेगा, फोस्फेट। और क्या बन गया, फोस्फो एस्टर बॉन्ड। यहाँ पर हमारे पास क्या था, HOH। यहाँ पर क्या था, HOH। और यहाँ पर हमारे पास क्या भाई, CH2OH और H। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी क्या था, HOH, इधर भी क्या था, HOH। फिर हम बनाते हैं तीसरा न्यूक्लियोटाइड। थर्ड न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, थर्ड न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी यहाँ पर हमारा क्या जुड़ेगा, N2 बेस, नाइट्रोजन बेस। यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर क्या हुआ, HOH। फिर क्या हुआ, HOH। फिर क्या हुआ, CH2 और H। और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, फोस्फेट। अब इन तीनों न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ से ये OH हटता है और यहाँ पर यह ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है।
यहाँ से ये OH हटता है और यहाँ पर यह ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। और यह जो बॉन्ड है ये क्या कहलाती है? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहलाती है? फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होती है? बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स क्या होती है? बॉन्ड्स बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं भाई? दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या बने भाई? ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स। तीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसके अंदर कितनी होगी भाई? दो फॉस्फोडाइएस्टर इसके अंदर होगी। अब इसके अंदर देखो, अब नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा आकर कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर जुड़ेगा। ये क्या है? एक नंबर, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स, और इसको हमने सीक्वेंस कर दिया। अब देखो इसके अंदर हमेशा क्या होगा भाई? यहाँ पर देखो इसका 5 डैश फ्री है, तो 5 डैश पर क्या है? फोस्फेट। इसका क्या फ्री है? 3 डैश फ्री है, और 3 डैश पर क्या है? OH। तो नए स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी? 5 डैश टू 3 डैश। तो नेक्स्ट आता है न्यू न्यूक्लियोटाइड। न्यू न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज added. New nucleotide is always added at 3 डैश एंड। नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा कहाँ जुड़ेगा? 3 डैश पर जुड़ेगा। और नया स्ट्रैंड, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो आता है न्यू स्ट्रैंड इज ऑलवेज न्यू स्ट्रैंड इज ऑलवेज synthesized in 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना कि नया न्यूक्लियोटाइड तो हमारे पास कहाँ पर जुड़ेगा? हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड तो हमेशा 3 डैश पर जुड़ेगा, और नए स्ट्रैंड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? 5 डैश टू 3 डैश। और यह हमारे पास क्या बन गया? न्यूक्लिक एसिड। अब सवाल आता है कौन सा न्यूक्लिक एसिड बन गया? तो हमारे पास शुगर कौन सी है? राइबो शुगर है। तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई? RNA। ये हमारे पास क्या बन गया? RNA। तो इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, हमने क्या देखा शुरू से? हमने इसके अंदर क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टर्म के अंदर इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। अब यह जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो इनका बेस क्या है? मॉलिक्यूल्स है। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? तो हमने दो न्यूक्लिक एसिड्स आज तक पढ़े हुए हैं, एक तो RNA होता है या फिर DNA होता है। हमें नहीं पता कि, लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास क्या हो सकता है? RNA हो सकता है या फिर DNA हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमने डिफाइन किया किसको भाई? न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन किया। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीमर होते हैं। किसके? न्यूक्लियोटाइड के। क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं भाई? मोनोमर होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? मोनोमर होते हैं। और क्या होते हैं भाई? न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर क्या कहलाता है? न्यूक्लिक एसिड कैसा पॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो का मतलब है इसमें क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस लाइक A, G, C, T और U। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला हमने? हेट्रोपॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फिर हमारे पास आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड्स को हम हमारे पास DNA और RNA हो सकते हैं। इनके अंदर सबसे पहले हमने पढ़े नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं? ये होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं भाई? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? हेट यहाँ पर
हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और कैसे? साइक्लिक। तो ये हमारे पास हमेशा किस फॉर्म में पाए जाते हैं भाई? रिंग फॉर्म में पाए जाते हैं। और हेट्रो क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन दो डिफरेंट प्रकार के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हमने क्या बोला? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दो टाइप के होते हैं, एक तो प्यूरिन्स होते हैं और दूसरे पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स कौन कौन सी होती है? एडिनिन, ग्वानिन, एंड पिरिमिडिन्स कौन सी होती है? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। फिर पेंटोस शुगर आती है। पेंटोस शुगर दो टाइप की होती है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। राइबोस शुगर आरएनए प्रेजेंट होती है एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में प्रेजेंट होती है। राइबोस शुगर क्या होती है? मोर रिएक्टिव होती है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर दो डीएनए में प्रेजेंट होती है, जो मोर स्टेबल होती है एंड लेस रिएक्टिव होती है। फिर इसी को डिफाइन आगे फर्दर हमने न्यूक्लिक एसिड को डिटेल में पढ़ा, तो हमने बोला नाइट्रोजन बेस कौन कौन से? या तो प्यूरिन होंगे या पिरिमिडियंस होंगे, या फिर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ये किसके साथ जुड़ेंगे? पेंटोस शुगर के साथ जुड़ेंगे, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस के साथ जुड़ेंगे, और क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। और यह न्यूक्लियोसाइड्स जो है, ये फॉस्फोरिक एसिड्स के फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। और यह जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इनका पॉलीमराइजेशन होता है और क्या बन जाता है? न्यूक्लिक एसिड। तो यह नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर के साथ कहाँ जुड़ता है? एक नंबर कार्बन पर जुड़ता है। किसके द्वारा जुड़ता है? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा एक्स शुगर, बीटा क्यों? क्योंकि इसमें शुगर कैसी है? बीटा। ग्लाइकोसिडिक क्यों? क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड किसके बीच में है? शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में। और एन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस के अंदर प्यूरिन और पिरिमिडिन किसके द्वारा जुड़ते हैं? नाइट्रोजन के द्वारा। प्यूरिन्स तो किससे जुड़ते हैं? 9 नंबर नाइट्रोजन, जबकि पिरिमिडिन्स का क्या जुड़ता है? 1 नंबर नाइट्रोजन, और क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड के साथ कौन जुड़ता है भाई? फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? 5 नंबर कार्बन पर। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 और 5। 5 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ता है? फॉस्फेट। इसलिए यहाँ पर क्या इनसे बॉन्ड होती है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जो किस किस के बीच में होती है? फॉस्फेट एंड शुगर। अब यह न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं, किसके द्वारा जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा, और क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो हमेशा देखो कि नया न्यूक्लियोटाइड आकर कहाँ जुड़ रहा है? 3 डैश पर जुड़ रहा है, तो न्यू न्यूक्लियोटाइड इज ऑलवेज एडिड एट 3 डैश एंड या फिर OH। और नए स्ट्रैंड की डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी? 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन। ठीक है। तो इसी को हम लोग फर्दर डिफाइन करते हैं। ये हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं। तो इनके अंदर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन बेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं N2 बेस। पढ़ा N2 बेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाई N2 बेस। फिर न्यूक्लियोसाइड। और फिर न्यूक्लियोसाइड के बाद क्या बनेंगे भाई? न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड N2 बेस और न्यूक्लियोटाइड क्या क्या है, तो इनको फर्दर डिफाइन करते हैं हम लोग। N2 बेसिस हमने कौन कौन से पढ़े? एडिनिन। कौन कौन से पढ़े? एडिनिन, ग्वानिन, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। एडिनिन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ग्वानिन को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और यूरेसिल को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और थाइमिन को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। एडिनिन से क्या बनेगा? एडिनोसिन। एडिनिन से क्या बनेगा? एडिनोसिन। और एडिनोसिन से क्या बनेगा? एडिनाइलिक एसिड। एडिनोसिन से क्या बनेगा? एडिनाइलिक एसिड। ग्वानिन से क्या बनेगा? ग्वानोसिन। और ग्वानोसिन से क्या बनेगा? ग्वानाइलिक एसिड बनेगा, ग्वानाइलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोसिन। साइटोसिन से क्या बनेगा? साइटिडीन। और साइटिडीन से क्या बनेगा? साइटिडाइलिक एसिड। इनसे क्या बनेगा? साइटिडाइलिक एसिड। फिर बना यूरेसिल। यूरेसिल से बनेगा यूरिडीन। और यूरिडीन से क्या बनेगा? यूरिडाइलिक एसिड। फिर हमारे पास है थाइमिन। थाइमिन से क्या बनेगा?
थाइमिडेन, और थाइमिडीन से क्या बन जाएगा? थाइमिडाइलिक एसिड। क्या बनेगा? थाइमिडाइलिक एसिड। तो ये हमारे पास आइडिया की तरफ रिप्रेजेंट है। नाइट्रोजन बेसिस एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। एडिनिन से बनता है एडिनोसिन, एडिनोसिन से एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन ग्वानोसिन ग्वेनाइलिक एसिड, साइटोसिन साइटिडेन साइटिडाइलिक एसिड, यूरेसिल यूरिडेन यूरिडाइलिक एसिड, और थाइमिन थाइमिडेन एंड थाइमिडाइलिक एसिड।